सर हम लोगों ने जो एक्ट स्टार्ट करा था वो कौन सा था बच्चे, क्या नाम था उसका? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है, 1961 क्यों लिखा है, कैसे पास हुआ है, वो भी हमको बात करनी है, बट आज भी मैं प्रैक्टिकली रखूँगा बात को। तो सर इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता था कि अगर आप अर्न करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप अर्न नहीं करोगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कल को अर्न करते हो तो टोटल कितने हेड्स में इनकम हो सकती है आपको? 5। कौन कौन से थे बच्चे? सैलरी। अच्छा सैलरी क्या होता था? मतलब कैसे कमाओगे सैलरी, तुम्हारे को लाइफ में कैसे आएगी अगर कल को तुम जॉब करोगे, है ना? जैसे बानी मैम है, मिंकी मैम है, अगर उनको जो भी अमाउंट जाता है पर मंथ तो वो कौन से हेड में आ जाता है? सैलरी। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी अगला था हमारा। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता था? रेंट। किस चीज़ का? हाँ, किस चीज़ का रेंट? प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड। आई मीन ऐसा नहीं है फैन का किराया, एसी का किराया, वो सब नहीं है, जो प्रॉपर्टी है उसका किराया। ठीक है जी। उसके बाद क्या था बच्चे? कैपिटल गेन्स। सर कैपिटल गेन क्या होता है? अगर हम अपने घर को बेच दें, बेचने से प्रॉफिट, वो कहाँ टैक्सेबल होता है जी? कैपिटल गेन्स में। तो घर बेचा, ज्वेलरी, आप देखते हो ना शेयर मार्केट में शेयर्स बेचे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेचने से कैपिटल गेन्स होते हैं। देन नेक्स्ट वॉज पीजीबीपी। पीजीबीपी की फुल फॉर्म क्या थी? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि भाई साहब कल को अगर तुम कोई भी बिजनेस करते हो, कल को तुम कोई भी प्रोफेशन करते हो, उससे जो भी तुमको प्रॉफिट आता है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता है। अकाउंट्स के अंदर आप नेट प्रॉफिट बहुत बार निकाले, वही तो है इधर, समझ रहे हो? अकाउंट्स में तुम्हारा जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो इधर टैक्सेबल हो जाता है। और अदर सोर्स होता था कि सर अगर कोई चीज़ ऊपर के हेड में नहीं आ रही 4 में, तो वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगी? अदर सोर्स में, जैसे कि गिफ्ट, डिविडेंड्स, ये सारी चीज़ें। सर पांचों हेड के टोटल को, इन पांचों का टोटल करेंगे तो क्या आता था मेरा बच्चे? और ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग जो, अगर आप गवर्नमेंट के कहने से कुछ इन्वेस्ट करते हो, आप एलआईसी लेते हो, आप प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो, आप एफडी लेते हो, आप जो भी करते हो गवर्नमेंट के कहने से, आप ही का पैसा है, गवर्नमेंट कह रही है भाई इसको ना घर में मत रख, इस बैंक अकाउंट में डाल दे बस, तो आपको फायदा मिल जाता था। उसको बोलते थे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ठीक है। तो ये भी अपने में एक चैप्टर है। तो फाइनली आपका मान लो 2 लाख रुपए की डिडक्शन है, तुम्हारी टोटल इनकम कितनी आ गई थी बेटा? 35 लाख। यानी कि ये जो इंसान है वो 35 लाख कमा रहा है। सर क्या हमको अभी जानना है कौन से हेड में क्या? कुछ नहीं जानना, लेकिन हमारे दिमाग में इतना बात रजिस्टर होनी चाहिए कि टोटल इनकम निकलने के बाद क्या निकलता है बेटा? टैक्स। और मैं इस चैप्टर में मेजरली इसी पॉइंट पर ही हूँ कि जब एक इंसान की टोटल इनकम निकल जाएगी तो उसका टैक्स कैसे। ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ टैक्स निकाले भी थे। ठीक है। अभी आप क्या करो सारे बच्चे, अब मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, ये नोट करना होगा। दोबारा से डिस्कस करेंगे वो टैक्स निकलने का, लेकिन उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आ जाओ जी। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर ये क्या लिख रहे हो बेटे? बस इसको ऐसे ही लिख लो, सारे वर्ड ना आपके ब्लड में चले जाएंगे, आपको भी फुल फॉर्म भी जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर क्या कर रहे हो वहाँ पे? आप अपना फोकस ना इंडिविजुअल पे ही रखना, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल समझ गए तो बाकी तो उसके साथ ही चल रहे हैं ना। ठीक है। तो इंडिविजुअल जो होता है ना बेटा, या तो वो रेजिडेंट होता है या तो वो नॉन रेजिडेंट होता है। आप सारे बच्चे क्या हो? रेजिडेंट। क्यों? ऐसा क्यों लगा आपको कि सर और किसी कंट्री में तो हम जाते ही नहीं ना, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये समझो, जो इंसान इंडिया में रहता है वो इंडिया का रेजिडेंट होता है। तो और इसके ऊपर भी चैप्टर है, 4 लेक्चर लगेंगे, कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट है। ठीक है। तो एक इंडिविजुअल है, या तो वो रेजिडेंट है या तो नॉन रेजिडेंट है। अगर आप रेजिडेंट हो तो हम लोगों ने
लास्ट क्लास में आपको याद है स्लैब्स डिस्कस करे थे, ठीक है। वो स्लैब क्या थे? 0 to 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakhs 20%, and 10 lakh above 30%। ये मैक्सिमम बच्चों ने को समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अभी नोट्स बना लो, एक एग्जांपल कराऊंगा, समझ आ जाएगा क्या है। सर ये वाला स्लैब किसके ऊपर लगता है सर? ध्यान से सुनना बेटा, ये स्लैब लगता है उन इंडिविजुअल के ऊपर जो कि बिलो 60 ईयर्स होते हैं। यानी कि अभी जैसे आप हो, मैं हूं, हम लोग बिलो 60 है ना, तुम्हारे ऊपर कौन सा स्लैब लगेगा? सर अगर जैसी 60 के हो जाएंगे तो अलग स्लैब है, तो आपको पेपर में ऐसे आएगा, बताओ इसकी एज इतनी है, कौन सा स्लैब लगेगा, समझ रहे हो। अच्छा सर इंडिविजुअल अगर जो बिलो 60 है उसके ऊपर ये स्लैब है, सेटल्ड बात है। HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सर इनकी भी एज होती है। जैसे तुमने HUF तो सुना होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? HUF। हाँ क्या होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? खानदानी बिजनेस, जस्ट लाइक दुष्यंत सर, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है वो हम पहुंच जाएंगे उस पर जब डिस्कस करेंगे। ये सब शॉर्ट में बोल सकते हैं, फैमिली का बिजनेस चल रहा है आपका। लेकिन आप एक बात बताओ, HUF की भी एज होती है क्या? इतने सालों से चल रहा है। टेक्निकली अगर मैं लॉजिक लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, जिस दिन HUF को रजिस्टर करा है, जैसे 1 साल हो गया, जैसे मान लो फर्म है, कंपनी है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है ना, तो उम्र तो निकाल ही सकता हूँ ना, बट ऐसे नहीं होता। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता, एज सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है जी? इंडिविजुअल। यानी कि HUF कितना ही पुराना हो, 70 साल पुराना, 100 साल पुराना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कौन सा स्लैब लग जाएगा? पहले वाला। आप ये कह सकते हैं कि दिस इज स्लैब नंबर 1, ठीक है बच्चे। ये आपका स्लैब नंबर 1 है। सर एक बात बताओ, अगर कोई इंडिविजुअल 60 साल का है, ऊपर मैंने क्या लिखा है? 60 साल लिखा है ना, बिलो 60। इफ यू आर 59 आ जाओगे आप ऊपर वाले में, लेकिन अगर आप 60 के हो तो आपके लिए नीचे वाला स्लैब है, यानी कि 60 और अबव, बट बिलो 80। और आपके हिसाब से मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये HUF, AOP, BOI ना, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल की ही एज होती है। अच्छा सर इनका क्या स्लैब होता है बेटा? 0 to 3 lakhs nil। इसका मतलब होता है आप जब भी कमाओगे तो आपके पहले 3 लाख क्या हो जाएंगे? माफ हो जाएंगे, पहले 3 लाख। फिर 3 लाख से लेके 5 लाख 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, एंड 10 लाख अबव 30%। कौन सा स्लैब बेहतर है बेटा? स्लैब 1 और स्लैब 2? फॉर टैक्स पर्पज यू वांट टू पे लेसर टैक्स। टैक्स ज़्यादा पे करना है, कम पे करना है? कम। तो बेनिफिट किसको मिल रहा है? किसको? हाँ 2 को, क्योंकि सीनियर सिटीजन है ना। मेट्रो में भी होता है ना, सीनियर सिटीजन को सीट मिल जाती, समझ रहे हो। उसी तरीके से सरकार सीनियर सिटीजन को बेनिफिट देती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये किसके लिए है बेटा? सीनियर सिटीजन। सर मेट्रो में तो लड़कियों को भी सीट मिल जाती है, पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा लॉ, क्या लॉ है? हाँ, और पहला डिब्बा मेट्रो का पूरा ही बुकड होता है। लेकिन बेटा यहाँ आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सीनियर सिटीजन को तो मिल जाएगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है, लेकिन ऊपर मेल फीमेल
अगर बिलो 60 है तो ऊपर वाला ही स्लैब है। सर अगर कोई इंसान, अच्छा ये मैंने लिखा था बिलो 80। सर एक और स्लैब है, हाँ बेटे एक और स्लैब है, स्लैब नंबर 3। स्लैब नंबर 3 क्या कहता है? इंडिविजुअल जो कि कितने का है, 80 ईयर्स और above। और इसको बोला जाता है बेटा वेरी सीनियर सिटीजन। समझ रहे हो? ऊपर वाला क्या था? सीनियर। और नीचे वाला वेरी वेरी नहीं, वेरी वेरी में तो भगवान के साथ चले जाएंगे। वेरी सीनियर ठीक है। और कितने बुजुर्ग बनाओगे एक इंसान को, ठीक है। तो बेसिकली 0 to 5 लाख नील, ओके। पहले 5 लाख माफ हो जाते हैं, यानी कि एक वेरी सीनियर सिटीजन जो है अगर वो पहले 5 लाख कमाता है तो वो माफ है। मेरा आपसे सवाल है, अगला जो है ना 5 लाख से 10 लाख है, रेट क्या लिखूं? तुम्हारा लॉजिक क्या कहता? 20 या 5? देखो हर बार नील के बाद 5 आता है, लेकिन 5 से 10 पे कितना है? 20। तो 5 लिखूंगा 20 लिखूं? करेक्ट आंसर इज 20। तो ध्यान रखना पेपर में ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, नील के बाद 5 ही आता है। ब्लॉक वाइज चल रहा है वो, 5 से 10 पे 20% है, ठीक है बच्चे। और 10 लाख से अबव कितना हो जाएगा जी? 30%। सर ये निकलेगा कैसे देख लेंगे बेटे, नोट्स बन रहे हैं अभी, नोट्स बना लो एक बार। सर नॉन रेजिडेंट की क्या कहानी है? नॉन रेजिडेंट में आपकी कुछ भी एज हो, मान लो एक इंडिविजुअल है वो 90 साल का है, 100 साल का है, 110 का है, कितने का भी हो, उसके ऊपर बेटे स्लैब एक ही लगेगी। 0 to 2,50,000 नील, 2.5 लाख to 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख अबव 30। सर ये तो सेम हो गया। हाँ बेटे स्लैब 1 का सेम ही है ये, समझ रहे हो? और आप ये लगा लीजिए, आपकी कोई भी उम्र हो, एक नॉन रेजिडेंट को एज के बेसिस पर बेनिफिट नहीं दिया जाता, ठीक है बच्चे। और आप ये कह सकते हैं सर ये हमारा कौन सा स्लैब हो गया? स्लैब नंबर। चलो इसको नोट कर लो बच्चे एक बार। चिराग समझ आ रहा है दोस्त? अच्छा चिराग वो वाला स्टूडेंट है ना, ऑन कल उस दिन जो लास्ट क्लास में आया था। चिराग ऑनलाइन आया आज? मैचेस है मेरे? अच्छा कौन सा मैच खेलता है भाई? क्रिकेट मैच? अरीब ने कर लिया नोट? मनीष ने भी कर लिया? पीछे हर्षद ने भी कर लिया? पीछे तक दिख रहा है ये सही से? दिख रहा? ओके सर आपने स्लैब रेट की बात कर ली है, तुम्हारे पास यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है? ऐसे इधर बचा हुआ है या भर गया? भर गया, कोई बात नहीं। अगले आप ये हेडिंग डाल लेना, मैं यहीं पे लिख दूंगा, आप नेक्स्ट भी लिख सकते हो। ये नोट कर लिया? कर लो फटाफट कर लो, क्योंकि जब इंडिविजुअल की ऑलमोस्ट सारी बात हो ही गई है तो बेटे आपको याद होगा हम लोगों ने रिबेट की भी बात करी थी बेटा। कौन से सेक्शन में था बताओगे? 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर ये रिबेट किसको मिलती थी? इन सबको मिलेगी क्या?
हाँ, सबसे पहले समझना, हु इज एलिजिबल फॉर द रिबेट? इंडिविजुअल, HUF, कौन? इंडिविजुअल। अच्छा सर जी, एलिजिबल तो हो, पर कंडीशंस क्या थी? कंडीशन ये थी कि एक तो तुम रेजिडेंट होने चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन, टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। अगर ये दोनों कंडीशन आपने फुलफिल कर दी तो आपको रिबेट मिलती थी। तो रिबेट कैसे मिलती थी? रिबेट विल बी लोअर ऑफ, सर रिबेट होता था डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलता है लोअर किस चीज़ का? या तो जो तुम्हारा एक्चुअल टैक्स बनकर आया, या तो वो, या फिर मैक्सिमम सरकार कितना कह रही थी? 12,500। सर आपने पहले तो बड़ा सिंपल लिखवाया था बेटे, अब तो एग्जैक्ट लिखवा रहा हूँ ना। पहले मैंने बोला था मैक्सिमम 12,500। एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब आपको ना अब ना जैसे टैक्स में ना लिमिट्स बहुत सारी, लोअर ऑफ, हायर ऑफ, ऐसे समझ आएगा। सपोज करो आपका टैक्स आ रहा है 6,000 रुपये, और रिबेट की लिमिट कितनी है? 12,500। कितने रुपए का रिबेट दोगे आप? 6,000। अब आप समझ रहे हो मैंने लोअर ऑफ क्यों लिखा है? सपोज करो आपका टैक्स आ रहा है 16,000, और ये बंदे को रिबेट मिलनी है, मान के चल लो, तो कितने रुपए की रिबेट मिलेगी इसे? 12,500। लोअर ऑफ का मतलब समझ गया ना बेटा? क्लियर है? चलिए, तो ये बेसिकली मैंने एक लेवल पे आपके कुछ चार्ट बनवाया। यार देख, टेक्निकली चलो मैं तेरे को हाई लेवल बोलता हूँ, देख अगर किसी बंदे का टैक्स 1 लाख आ रहा होगा तो उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर होगी, तो ये सवाल ही नहीं आ रहा। और अगर इसी चीज़ को आप यहाँ भी बोल दोगे ना, अगर किसी बंदे का टैक्स 16,000 आ रहा है तो उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर होती है, क्योंकि 5 लाख वाले की टोटल इनकम पे टैक्स 12,500 बन रहा था। समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है? अच्छा सर, अभी मैं कुछ और बोल देता हूँ, फिर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे आज। रिबेट वाला लिख रहे हो? चलिए, हो गया नोट? कर रहे हो? जल्दी जल्दी लिखो। सर अब मैं आपके साथ एक सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, और वो सेक्शन है सेक्शन 4। सर क्या बोलता है सेक्शन 4? सेक्शन 4 है ना बेटा, चार्जिंग सेक्शन है। मैं तुमको पहली क्लास से बोल रहा हूँ कि अगर तुम इनकम कमाओगे तो टैक्स लगेगा। आपको क्या लग रहा है, मेरे बोलने से लग रहा है क्या? कहीं ना कहीं तो लिखा है ना। कहाँ लिखा है? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 आप ये कह सकते हो बेसिस ऑफ चार्ज है, इसको चार्जिंग सेक्शन भी बोलते हैं। कि भाई पूरे देश में अगर लोग कमा रहे हैं तो उस पर टैक्स है। कौन से सेक्शन की वजह से? बिकॉज सेक्शन 4। और सेक्शन 4 ये कहता है इफ अ पर्सन अर्न्स इनकम, it is chargeable to tax. If a person
अर्न्स इनकम, अगर आप इनकम कमाओगे तो टैक्स लगेगा, ठीक है। एक कंपनी कहती है कि अगर कोई पर्सन कमाता है इनकम तो टैक्स है ना, मैं तो पर्सन ही नहीं हूँ। हाँ, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बट वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो है ना। तो कंपनी कह रही है कि मैं तो पर्सन ही नहीं हूँ। एक टेम्पल कह रहा है मैं तो भाई टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क कह रहे हैं हम पर्सन थोड़ा ना, हमारे यहाँ पे जो भी लोग डोनेट कर रहे हैं तो हमें इनकम तो हो रही है लेकिन हम पर्सन थोड़ा ना। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? अब जैसे आप हो, आप पर्सन हो, पर आप तो इंडिविजुअल हो ना। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? कह रहे सर एक ही तो बात होती है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। जब बहुत स्पेसिफिक लॉज होते हैं ना तो हर कोई कह रहा है इंडिविजुअल, कह रहा है मैं इंडिविजुअल हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? तो सरकार को जरूरत पड़ गई कि भाई पर्सन को डिफाइन करना पड़ेगा, वरना हर इंसान बोलेगा कि मैं इसकी डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा पर्सन की, समझ रहे हो। तो सरकार ने पर्सन की डेफिनेशन डिफाइन करी हुई है 2 क्लॉज 31 में, जो मैं देखना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई क्या चाहेगा अपने आप को पर्सन की डेफिनेशन में कि मैं आ जाऊं या मैं ना आऊं। और फिर लोगों ने ना बोलना शुरू करा ये जो मेरे पास आया ये तो इनकम ही नहीं है। तो सरकार ने इनकम को भी डिफाइन करा हुआ कि इनकम क्या क्या हो सकती हैं, तो वो 2 क्लॉज 24 के अंदर डिफाइंड है। वो डेफिनेशन हमारी पूरे कोर्स में ही चलती रहेगी, सारी इनकम है सारी इनकम। लेकिन हमको इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमें क्या समझना पड़ेगा बेटा कि सर जी पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए साहब शुरू करते हैं यहाँ से हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन इंक्लूड्स, सरकार कहती है ये जो मैं लिस्ट लिख रही हूँ ना ये सारे पर्सन है, अगर आप इसमें कहीं भी आ गए तो आप पर्सन है। सबसे पहला इंडिविजुअल, कह सकता हूँ आप पर्सन की डेफिनेशन में आ गए। अब अगर आप कमाओगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। दूसरा HUF, तीसरा फर्म्स। अच्छा मैंने एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अभी नोट कर रहे हो? अभी नोट मत करना, मैंने इसमें ना और आगे इलैबोरेट टैक्स भी लगा दूंगा, सब लगा दूंगा, फिर नोट करना जब पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। फर्म्स या फिर LLP आपको ऐसे कोई गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है। सर LLP क्यों बनती है, क्या है? पार्टनरशिप फर्म होती है, ठीक है। उसमें आज के टाइम पे LLP होता है जिसके अंदर फर्म, देखो पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, समझ तो क्या होता है ये? कैसे पढ़ा दे, दोबारा मत पढ़ा दो, पास भी हो गए हैं। अभी बढ़ा है, कल ही बढ़ा है। तो अनलिमिटेड होता है, घर के पैसे भी आपके लग जाएंगे। इसीलिए आप समझो जितनी भी बड़े बड़े लेवल पे कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है वो फर्म के लेवल पे कर रहा है, कंपनी के लेवल पे। क्योंकि बेटे अगर कंपनी ने 500 करोड़ नहीं दिए ना किसी को, तो जो कंपनी जो चला रहा है पीछे जो ओनर्स हैं उनसे पैसा नहीं मांगा जाता, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, समझ रहे हो। तो LLP का भी यही होता है कि भाई घर के पैसे नहीं लगेंगे मेरा। तो इसीलिए आप देखोगे जो स्टार्टिंग में लोग बिजनेस करते हैं कंपनी फॉर्म नहीं करते, क्योंकि कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग में यू स्टार्ट ऑफ एज इंडिविजुअल और फर्म, लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है, रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई अगर यहाँ से गिर गए तो घर के पैसे ना लग जाए, तब उसको कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, समझ रहे हो। तो फर्म्स, LLP, और क्या होता है कुछ सोचो? कंपनीज। एक मैं बात करूंगा डोमेस्टिक कंपनी की भी, और एक बात है जी फॉरेन कंपनी की भी। और कोई पर्सन? अच्छा अच्छा सरकार कमाती है तो सरकार अगर कमाएगी सरकार के ऊपर टैक्स होगा क्या? सर सरकार सबसे कलेक्ट कर रही है और जब खुद कमाएगी तो टैक्स देगी उस पर। बेटा गवर्नमेंट भी ना बहुत सारी होती है, समझ रहे हो। हम सिर्फ कौन सी गवर्नमेंट में, अभी हम तो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम,
टेलीकॉम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, ऐसे कितनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, कितनी सारी सरकारी अथॉरिटीज़ हैं जो पैसा लेती हैं, समझ रहे हो। तो वो जब कमाते क्या वो टैक्स देते, बिल्कुल देते हैं सर, समझ रहे हो। सो बेसिकली आप ये लेके चलिए, वो सारे कहाँ आ जाते हैं, लोकल अथॉरिटीज़। और लोकल अथॉरिटी में एग्जांपल मेरे को ये देना है, जैसे एमसीडी। अभी अभी अब आप देख रहे हो आपके घर के आसपास एक ऑटो में स्पीकर लेके चल रहे होंगे, है ना। अभी आई थिंक अभी मैं आ भी रहा था तो केजरीवाल का चल रहा था। हाँ, तो सब बच्चों का वोटर आईडी बना हुआ है, हैं बना हुआ है। किसको वोट दोगे? अब तक तो डिसाइड कर लिया होगा। केजरीवाल को देगा कोई? हाँ दे सकते हैं। और पीछे इधर केजरीवाल को नहीं दोगे? कांग्रेस तो है ही नहीं इसमें, हाँ बीजेपी बीजेपी, इनके बीच नहीं होगा, हाँ कांग्रेस तो नहीं है। केजरीवाल को कम लोग देते हैं यार वोट, मतलब ठीक है। बीजेपी से तो अच्छा है। हाँ बीजेपी से अच्छा है, अच्छा बेटर, अच्छा नहीं बेटर है। और बाकी बच्चे किसको देंगे? बीजेपी। कैसे हम जाते ही नहीं वोट देने। वो एक ऑप्शन है, हाँ एक ऑप्शन सर ये मोदी का लगता है। कौन? अभी मोदी आकांक्षा? नहीं सर मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं बट सही है, मोदी वक्त होते हैं तो मेरे घर में भी सारे मोदी को ही देते हैं। मैं भी सेंट्रल लेवल पे बीजेपी को ही देता हूँ, लेकिन स्टेट लेवल पे आम आदमी पार्टी को दिया था मैंने। तो मैं तो घर में यही बोलता हूँ, वो तो बहुत गुस्सा होता है मेरे घर वाले मेरे से, जैसे गुस्सा इन द सेंस मजाक में, मतलब वो पता है कि वो है, तो वो जब बोलते हैं ना तो मैं तो आम आदमी पार्टी की तारीफ करने लगो, गुस्सा होते रहते अपने आप ही तो ऐसे मज़ा आ रहा होता है। हाँ हाँ उनका यही होता है, अगर आप बोल दो ना आम आदमी पार्टी, वो कहते हैं एक दिन तो पाकिस्तानी मार जाएंगे, वो उसी पे ही आ जाते हैं सीधा। ठीक है, सो बेसिकली लोकल अथॉरिटी क्या हो गया? एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, ये सरकारी जो है, समझ रहे हो। तो बेसिकली सर जी अगर ये भी कमाते हैं, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये सब भी अगर कमाएंगे तो ये भी पर्सन है। आपको ना एक नया वर्ड मिलेगा अब, एओपी एंड बीओआई। सर जी ये क्या होता है? ये सुना होगा पहले कभी? एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब इसको समझाता हूं, एक लास्ट लिखते हैं, और लास्ट है एनी अदर artificial judicial person not covered above। सरकार बहुत तेज है बेटा, सरकार कहती है अगर तुम ऊपर वाले में आ गए तो सही है, लेकिन अगर इसके अलावा अगर तुम अपने आप को तुमने आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बनाया, सर ये क्या होता है? बेटे मेरा आपसे सवाल है, स्कूल कहाँ पर आया है इसमें? समझ रहे हो? कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एनजीओज, टेम्पल्स। टेम्पल में आप डोनेट करते हो, आपके हिसाब से क्या टेम्पल के ऊपर टैक्स लगता या नहीं? बिल्कुल लगता है भाई साहब। तो बेसिकली वो कहाँ आ रहे हैं, वो ना अपने आप को ना एज ट्रस्ट एनजीओ रजिस्टर कराते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इसकी भी टैक्सेबिलिटी होती है अपने में। तो बेसिकली वो ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाते हैं? जी में आ जाते हैं। सपोज करो एक इंसान है, एक इंसान के दुष्यंत सर कभी कभी कहते हैं कि मुझे लगता है मैं भगवान हूँ, बोले कभी उन्होंने? बोलते कहीं ना कहीं ग्रुप में ना बोल रहे होते हैं वो, ठीक है, थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर देना बस वो कि इस ओवर में कोई आउट हो जाएगा या जीत जाएगा, तो जैसे वो हो जाता है तो ग्रुप में ले कभी कभी मुझे लगता है मैं भगवान हूँ। ठीक है, सो बेसिकली अगर एक इंसान बोले कि मैं भगवान हूँ, वो कह रहे ये सब तो इंसान के बनाई हुई चीज़ें हैं, भगवान
तो इन सब से बहुत ऊपर है। तो अगर कोई भगवान को पैसे मिल रहे हैं, अगर कोई भगवान को पैसे मिल रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल होगा क्या? बिल्कुल होगा जी। यहाँ पे लिखा है अगर आप भगवान भी हो तो वो भी टैक्सेबल है। तो यहाँ पर टेम्पल्स, टेम्पल, चर्च, मॉस्क सब आ जाएगा। ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होता है? आज ट्रस्ट रजिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। एनजीओ, और क्या हो सकता है? इवन गॉड अगर है तो भाई साहब, अगर आपको भारत देश में इनकम होती है तो आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है साहब। अब मुद्दे की बात ये रह गई, सर जी एओपी क्या होता है और बीओआई क्या होता है? देखो बेटे, अगर एक इंडिविजुअल देखो जैसे मैं और दुष्यंत सर हैं, हम दोनों इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। इंस्टीट्यूट किस नाम से इन द सेंस बैकएंड पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या, इंस्टीट्यूट की फर्म है ये। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने एडू जंक्शन को कैसे रजिस्टर करा रखा है, फर्म, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर मैंने इसको रजिस्टर नहीं कराया और मैं यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ और मान लो इनकम टैक्स का कोई इंसान आ गया, तो क्या होगा सर? वो कहेंगे आप चला रहे हो? मैंने कहा हाँ। बच्चे आ रहे हैं? मैंने कहा कह रहे कमा रहे? मैंने कहा दुष्यंत सर कमा रहे। कह रहे बेटा आप किस नाम से रिसीव कर रहे हो? कौन मालिक कौन है? समझ रहे हो? मालिक तो दो है। तो कहेंगे अगर दो है तो फर्म होनी चाहिए। हमने वो तुमने रजिस्टर नहीं कराई। वो बोला क्यों? हमने कहा ऐसे ही, हमें लगा कि टैक्स देना पड़ेगा। इतनी सच्चाई से बोलते नहीं है वैसे ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या वो चला जाएगा कि यार ये तो रजिस्टर्ड नहीं है, इनसे टैक्स नहीं लेना, ठीक है। वो कहेगा आप दोनों एक अनस्ट्रक्चर्ड अनरजिस्टर्ड बिजनेस चला रहे हैं और अब आपके उस अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस की जो भी इनकम है, उस इनकम नहीं, वो जो चल रहा है, जो सेटअप है अभी है, इसको मैं फर्म नहीं बोल सकता, इसको बोलता हूँ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि जब एक से ज़्यादा, सिंगल नहीं होता बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे 500, अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स चला रहे हैं, ये मालिक है बेटा, एंड दे आर डूइंग सम अनस्ट्रक्चर्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन, अनस्ट्रक्चर्ड या फिर आप बोल सकते हो अनरजिस्टर्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो बच्चे इसको क्या बोला जाता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक सिंगल आदमी की नहीं होती तो वो इंडिविजुअल कहलाता, लेकिन अगर दो इंडिविजुअल और अनस्ट्रक्चर्ड हो तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, 10 इंडिविजुअल है अनस्ट्रक्चर्ड है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, और मान लो मैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बहुत अच्छा हूँ, मेरा अपना चल रहा है काम बिजनेस का, दुष्यंत सर आर्किटेक्ट है, उनका अपना काम अच्छा चल रहा। हम दोनों को किसी ने बुलाया और बोला कि जब आप दोनों मिलकर काम करोगे तो ही मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दूंगा मॉल बनाने का। तो हमने वो काम शुरू करा, लेकिन उसको कहीं हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। मेरा अपना जो चल रहा था वो सारा रिकॉर्डेड है, दुष्यंत सर का अपना रिकॉर्डेड है, हमारे और जो क्लाइंट्स हैं, लेकिन हम एक इवेंट मिलकर आए हैं और उसको हम कहीं पर ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर से नहीं कर रहे हैं कि चल कैश आया दे दिया हो गया। तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आपने वो मूवी देखी है बैंड बाजा बारात? चलो ठीक है। बैंड बाजा बारात में क्या होता है, बाद में जब उनका दोनों का बिजनेस अलग अलग हो जाता है ना, तो फिर वो एक इवेंट के लिए साथ में आते हैं ना, तो अगर वो इवेंट कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, इन द सेंस वो उसका जो भी इनफ्लो आ रहा है और आउटफ्लो आ रहा है अगर उसको नहीं दिखा रहे ढंग से, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर अगर एक इंडिविजुअल और फर्म मिलके कुछ अनस्ट्रक्चर्ड काम कर रहे हो, अब क्या हो जाएगा बेटा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्योंकि अब क्या हो रहा है, और ये मत सोचना इंडिविजुअल होना जरूरी है। सर एक फर्म है, उसका अपना काम चल रहा है, एक कंपनी है, उसका अपना काम चल रहा है, ये सिर्फ एक इवेंट के लिए दोनों साथ में आए और इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करी 5 करोड़ की, प्रॉफिट हो गया इनको, लेकिन ये कहीं रजिस्टर ही नहीं कर रहे, तो इसको क्या बोलूँगा मैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन।
सर एक फर्म, एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक HUF, ये मिल के कुछ अनस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, क्या बन जाएगा बेटा? आप मुझे बताइए, 4 इंडिविजुअल और एक कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या AOP? AOP। आप समझ गए ना? अगर कोई भी और पर्सन आ गया इंडिविजुअल के अलावा तो उसको क्या बोल दिया जाता है जी? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे क्या होता है? हाँ जी। सर ये एक इवेंट के लिए होता है, लाइक एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं कि हम लोग 2-3 साल से एक काम करते हैं बट वी डू नॉट रिकॉर्ड इट एनीवेयर और हम पकड़े गए, तो बेसिकली वो हमारे उस इवेंट को एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेगा या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेगा, है ना? ठीक है, तो ये भी क्या होता है बच्चे? दिस इज ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। अब आपके दिमाग में, अब आप मुझे बता दो, क्या इस दुनिया में कोई बंदा रह गया? सर एक छोटा सा बच्चा है, आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों के यूट्यूब चैनल होते हैं, है ना? करोड़ों करोड़ों व्यूज़ होते हैं, क्या वो कमा रहे हैं? बिल्कुल कमा रहे हैं। सर एक छोटा बच्चा है, 4 साल का, 4 साल के बच्चे भी कमा रहे हैं क्या? कमा रहे हैं बेटे। मुझे भी कब पता लगा, जब बच्चों इनाया को ऐसे, क्योंकि अब अगर मैं न्यूज़ देख रहा हूँ तो इनाया तो देखेगी नहीं ना ब्रेकिंग न्यूज़, तो देखने भी नहीं देती। तो डायनारोमा होता है, डायनारोमा सुना है किसी ने? छोटी सी बच्ची है और उसके फादर उसको अलग अलग जगह टॉयज़ शॉप पे लेके जाते हैं, वो सारे टॉयज़ खोलती है, बच्चों को शौक मजा, बच्चे कहते हैं घर पे फिर पापा हमें भी दिलाओ, उनको देखना भी वही अच्छा लगता है। फिर ये टॉय आया, खुला, इंस्टॉल करा, ऐसे कर रहे हैं बस वो। इससे क्या हो रहा है? टॉय वाले शॉप की भी मार्केटिंग हो रही है और व्यूज़ पे व्यूज़ हैं उसके, समझ रहे हो? तो बेसिकली छोटे बच्चे भी कमा रहे हैं, तो अगर छोटा बच्चा कमाता है तो भी टैक्स लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा जी। इसके ऊपर भी एक चैप्टर है, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब बेटा, क्लब की बात नहीं कर रहा मैं। क्लबिंग ऑफ इनकम होता है कि बच्चे की इनकम पेरेंट के हैंड में क्लब हो गई, मतलब जुड़ गई, समझ रहे हो? सो बेसिकली ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कोई नहीं छूटेगा जी। लेकिन सर अब आप क्या कर रहे हो? अब मैं मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ दोबारा से। आपके साथ मैंने टैक्स की बात करी थी, इंडिविजुअल के ऊपर कह सकता हूँ स्लैब लगता है, यहाँ समरी बन जाएगी इन सब लोगों की। HUF के ऊपर स्लैब किस किस पे लगता था? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये रहा जी, समझ रहे हो? इन सब लोगों पे क्या था? स्लैब था बेटा। सर बाकियों पे क्या होगा? फर्म के ऊपर 30% होता है भाई साहब। इसमें ये नहीं होता पहले 2.5 लाख माफ। अगर तुमने 1 लाख रुपया कमाया, फर्म ने अगर 1 लाख कमाया तो 1 लाख का 30%, समझ रहे हो? डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, देखो बेटे इसको जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, वो भी एक सिस्टम है। डोमेस्टिक कंपनी पे लिख रहा हूँ या तो 25% या तो 30%, फिर ओब्लिक कर रहा हूँ। तो अब फॉरेन कंपनी की बात करूँगा, कितना होना चाहिए फॉरेन कंपनी का? 50-60। ऐसे फॉरेनर है ना तो लूट लो सर उसको। बेचारे फॉरेनर्स के साथ ऐसे होता है ना, ऑटो का खर्चा 100 रुपये का, ऑटो वाला वहीं घुमा के 4 बार 500 ले लेता है ना। और आगरा में भी जाओ तो लिखा होता है इंडियंस के लिए 20 रुपये की टिकट, फॉरेनर के लिए 100 रुपये की। ऐसा ही है बेटा इनकम टैक्स में भी, फॉरेनर हो तो 40% का टैक्स लगता है आपके ऊपर। सर लोकल अथॉरिटी पे 30% साहब, तो ये आपका टेक्निकली सर ये 25 किस पे लगेगा किस पे, अभी सब बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ, इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कुछ रिबेट की। आप मुझे बता दो, इंडिविजुअल को रिबेट मिल सकती है? HUF रिबेट याद करो, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। सर एक दूसरा, सर कंपनी कह रही है मेरी इतनी इनकम है 5 लाख से कम है, कोई मतलब नहीं जी उसका, समझ रहे हो? अच्छा जी, रिबेट के बाद क्या लगता था बेटा? सरचार्ज। सर सरचार्ज होता था अमीरों के ऊपर और टैक्स,
तो वो तो बेटा अगर आप एक लेवल से ऊपर कमाओगे ना तो इन सब लोगों के ऊपर सरचार्ज लगेगा। कैसे लगेगा ये अपने में एक अलग एक क्लास लगेगी कि कैसे है। और उसके बाद क्या लगाते थे बच्चे? HEC कितना %? और भाई HEC भी सबके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारी एक समरी बन गई कि कौन से पर्सन पे क्या चीज़ लग रहा है। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? एक बार मैं बोलता जाता हूँ, ठीक है, फ्लो बना हुआ। सर, सब बच्चों को टैक्स निकालना आता है या एक करवा दूं? आकांक्षा फर्स्ट टाइम करेगी। चलिए एक करते हैं और इसको मैं समझाता हूँ, फिर दोबारा से बनाएंगे इसको। अब फर्म और सबका देखेंगे। या नोट करोगे पहले? क्या करें, नोट करोगे? चलो नोट कर लो, नोट करो। हाँ, नोट कर जाके कर ले। हाथ दर्द हो गया मैडम आपका तो? नहीं, दर्द भी हो रहा सर, वो तो मैं इसको कर- अच्छा, नहीं तो फिर MCQ ठीक थे तुम्हारे लिए तो फिर। चल नोट मतलब कर लो यार, अब कोई नहीं। अच्छा बस यहाँ से करना था ना? अच्छा, पर्सन सेक्शन 4 से करना है। इस ग्लास में मिक्स करके दे दो पहले, इसमें मत डाल। अच्छा, इसको रहने दो। हाँ सर। दोनों ग्रुप दे रहे हो क्या? एक ग्रुप, एक। सेकंड वाला इजी होता है, बस ये सोच लेना। मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये, बट वन बहुत हैवी होता है और सेकंड ना हो जाता है। सेकंड स्कोरिंग ज़्यादा होता है तो वो एग्रीगेट बनने का बड़ा हेल्प मिलता है उसमें। आई वुड सजेस्ट 3-4 महीने लग के पढ़ो, फिर डिसाइड करो। समझ रहे, वो चीज़ है। कॉलेज भी है ऐसा है, कॉलेज है तो यार फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाती है। हो गया नोट? स्पीड बनाओ रे।
यार मेरे तो इधर जगह नहीं है, मैं बना नहीं चाहती। लिख लिया? आज वो वाली साक्षी नहीं आई, दूसरी वाली अमन भी नहीं है। साक्षी जी कहाँ रह गई वो? Oops. लिख लिया मैडम, लिख लिया हमने। बढ़ूँ आगे? बस अब तो बेटा प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। चलो मैं एक ना देता हूँ तुमको, चलो पहले एक मैं कराता हूँ, ठीक है? सर अगर हमारी टोटल इनकम 16 लाख है और अगर पर्सन इंडिविजुअल है और अगर एज 72 है, क्या टैक्स निकल सकता है? एक इंडिविजुअल है, उसकी एज है 72 साल और 16 लाख कमाता है। आइए ये वाला मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है? मुझे बताइए सर इंडिविजुअल के ऊपर स्लैब कौन सा लगेगा बेटा, एक बार बताओगे? स्लैब नंबर 2, क्योंकि भाई 72 ईयर्स है तो स्लैब नंबर 2 है, क्लियर दिख रहा है। और इसका मतलब ये होता है कि आइए ज़रा एक बार लिखते हैं, 0 to 3 lakhs
यानी कि बेटा इसके पास फिजिकल कैश कितना बड़ा है, टोटल इनकम है अगर 16 लाख तो टोटल मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है 16 लाख। तो मैं पहले बैग में कितने रुपए डालता हूँ बेटा, ये पहला बैग है, इसमें कितने रुपए जाएंगे 3 लाख रुपए। मैंने सरकार से पूछा टैक्स कितना लोगे जी, मुझे बोला पहले बैग में कुछ नहीं लेंगे। आप मुझे बताइए, अब मैं गिनती जो स्टार्ट करूँगा, अगला स्लैब क्या है 3 लाख से 5 लाख, तो 3 लाख 1, 3 लाख 2, सो आई स्टार्ट फ्रॉम 3 लाख 1 एंड आई स्टॉप एट 5 लाख। आप मुझे बताइए इस बैग में कितने रुपए डाल दिए मैंने, हाँ 2 लाख। ये समझ आना चाहिए बस, समझ रहे हो, क्योंकि अगर टोटल 16 लाख थे, पहले बैग में 3 लाख गए, अगले बैग में भाई गिनती तो 3 लाख 1 से ही चालू करोगे ना, तो 3 लाख 1 से लेके 5 लाख तक। और सरकार के पास जब मैं लेकर गया तो सरकार ने बोला 5% लूंगी इसका, तो बेटा 2 लाख का 5% 10,000 आ गया ना। अगले बैग में कितना डाल सकता हूं मैं, 5 लाख, बिकॉज आई स्टार्ट फ्रॉम 5 लाख 1 एंड आई स्टॉप एट 10 लाख, दिस इज अ फिक्स्ड स्लैब। और इस पर सरकार लेती है 20%, यानी कि 1 लाख का टैक्स आ जाएगा। और आप मुझे बताइए 10 लाख अबव कितना भी डाल सकते हो, बैग नंबर 4 में आप कितना लिखो, 10 लाख से लेकर 16 लाख। तो इसमें टेक्निकली बैग में कितने पैसे गए 6 लाख, 6 लाख का 30% 1,80,000, कितना आ रहा है ये 2,80,000 2,90,000। सर टैक्स निकल गया, नहीं बेटे यहाँ पे टैक्स थोड़ा सा निकला अभी। इसके बाद क्या होता था, सरकार कहती थी जी हम आपको देंगे रिबेट। रिबेट की कंडीशन एक बार मैं बोलता हूँ, रिबेट मिलती है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल तो है ये, रेजिडेंट को मिलती है, रेजिडेंट भी है मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। इसकी टोटल इनकम कितनी है 16 लाख, तो भाई साहब इसको रिबेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, 2,90,000। इसके बाद बेटे ऐड होता है सरचार्ज। सरचार्ज के याद है कुछ रेट्स होते थे, सरचार्ज होता था अमीर इंसान के ऊपर और टैक्स लगना, ठीक है, तो 10% भी रेट था, 15% भी था, 25% भी था और 37% भी था। लेकिन लगना कब चालू होता था, जब टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर हो, 50 लाख से ऊपर हो या 1 करोड़ से ऊपर हो या 2 करोड़ से ऊपर हो या 5 करोड़ से ऊपर हो। आप मुझे बता दीजिए, अगर रेट लगेगा तो ऊपर वाले पे लगेगा, पर क्या लगेगा क्या कोई रेट नहीं लगेगा, क्योंकि सरचार्ज की कहानी तब चालू होगी जब मैं 50 लाख से ऊपर जाऊंगा, तो सरचार्ज भी नहीं लगेगा जी, 2,90,000। अब आप मुझे बता दीजिए, लास्ट में सरकार कहती थी अब जो भी टैक्स बनता हुआ आ रहा है उस पर मैं HEC लूँगी 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। बेटा 2,90,000 का कितना आ रहा है 11,600। तो फाइनली आपका टोटल टैक्स पेबल आ गया 301,600 आई थिंक, है ना, 3,16,000 रुपये। सेटल्ड है बात एकदम। अगर ये बात सेटल्ड है तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। टोटल इनकम है 4,80,000, पर्सन है HUF, पूरा निकालना है सर, बाकियों का भी पूरा निकलता, बिल्कुल पूरा निकलता है, समझ रहे हो लास्ट तक। सर इसमें कौन सी स्लैब? चलो सबसे पहला सवाल, सर स्लैब कौन सा लगेगा, ये रहा, आप बताइए कौन सा स्लैब लगेगा। क्या इंडिविजुअल HUF के ऊपर कौन सा स्लैब लग सकता है, स्लैब 1, समझ रहे हो, क्योंकि नीचे तो वो इंडिविजुअल के ही है एज वाले, तो HUF इनके ऊपर स्लैब 1 ही है, ठीक है बच्चे, पहले 2.5 लाख वाला ही है।
कितना आया? 11,960 11,000। 960 देखते हैं एक बार। रिबेट दिया। वो मिलेगा ही। ये ध्यान रखना बच्चे, मैं इसलिए करा रहा हूँ बस, रिबेट तो नहीं दी किसी ने। क्या होता है ना, 5 लाख से नीचे होता है, हम एकदम से रिबेट दे देते हैं, समझ रहे हो, ये गलती हो जाती है। तो HUFI है, इसको रिबेट नहीं मिलेगी, ये पॉइंट है बस ये। ठीक है, आइए निकाल देता हूँ मैं भी साथ साथ। पहले 2.5 लाख नील, 2,50,000 से लेके 4,80,000, तो 1,30,000। इस पर कितना लगेगा? 5%। कितना आ रहा है? गड़बड़ कर दी ना कुछ तूने? 1,30,000 के बदले रेट आई थिंक तूने गलत लगाया हुआ। 5% लगाया मैंने। अच्छा। 1,30,000 के बदले 2,30,000 कर दिया। आई थिंक 6500 आ रहा होगा ना फिर, है ना? 31 का 13,000, 6500। रिबेट नहीं मिलेगा जी, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं है। सरचार्ज, अरे सर सरचार्ज बहुत अमीर लोगों को मिलता है, आई मीन लगता है। और लास्ट में HEC सर 1,30,000 कैसे बचा? है। 4,80,000 में सर 2,50,000 रुपये गए तो 2,30,000 ही बचेगा ना मेरे से। मैं चेक कर रहा था बेटा, तुम बताते नहीं होता। 2,30 का 5% क्या आ जाएगा? 11,000। 11,500 11,500। हाँ। 11,500, 460 4% कितना आया? 460। 11,960। कहिए साहब। करेक्ट, 11,960। और सुनैना जी का कितना है? ठीक है सर, ये तो हो जाता सर। आप मुझे ये बताइए, अगर एक फर्म है और उसकी टोटल इनकम 40 लाख है, स्लैब लगेगा क्या इस पे? इस पर कैसे करना तुम्हें? 40 लाख का 30% सीधा कितना आ जाएगा? 12 लाख। रिबेट इसको मिलेगी नहीं, निल। सरचार्ज, इसकी भी कहानी बाद में ही होनी है। सरचार्ज लगता है पर वही 50 लाख से ऊपर या 1 करोड़ से ऊपर होता है वो। सरचार्ज भी नहीं लगेगा, 4% और जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बना दो एक बार, कितना आ रहा है? सोलह लाख 80,000। 30% 12 लाख आ रहा था। नहीं यार, 12 लाख का 4% तो था। हाँ, 12,48 आ रहा होगा, है ना? 12,48,000 आएगा दोस्त। हाँ फॉरेन कंपनी की अगर टोटल इनकम 1 लाख है तो क्या टैक्स आएगा?
41,600। एक बार निकाल लो बेटा ये। फर्म का आ गया बच्चों सबका, 12,48,000 आ गया। और फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40% होता है ना, तो 1 लाख का 40%, 40,000। रिबेट लगेगा नहीं, सरचार्ज है नहीं, 4% जोड़ दोगे 1,600 रुपये, 41,600। मेरे को इसमें बस एक बात बोलनी है और फिर हम नमस्ते कर सकते हैं, या और कुछ भी, चलो राउंडिंग ऑफ भी बताऊंगा। देखो बेटा, आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि कंपनी के ऊपर 2 रेट लग रहे थे, है ना। देखो फॉरेन कंपनी में तो क्लियर था। अगर मैं इसका पूरा चार्ट ही बना दूं, चलो, कंपनी या तो डोमेस्टिक है या तो फॉरेन है। फॉरेन में तो 40 है, डोमेस्टिक पे कितना है जी सर? या तो 25% है या तो 30%। बेसिकली ना, जब बीजेपी सरकार आई थी ना, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस करा था कि हम ना कॉरपोरेट टैक्स को 30 से 25 लेकर आएंगे। 2015-16 में, ऐसे 2014 से ही एक कमिटमेंट थी एक, कि हम लोग ना जो कॉरपोरेट टैक्स है ना इंडिया में, मतलब कंपनीज को बेनिफिट देंगे और क्या करेंगे कि 30% को धीरे 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 करके किस पर ले आएंगे, 25। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर किसी को 25 नहीं करा, उन्होंने कुछ कंपनियों को 25 कर दिया और कुछ अभी भी किस पे चल रही है, 30। तो 25 वाली सिचुएशन स्पेसिफिक हो गई कि भाई किसके ऊपर 25 लगेगा, आपको वो पता होना चाहिए। बाकियों के ऊपर क्या लग रहा होगा जी, 30। तो कैसे पता लगेगा, इफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर समझते हो ना, फाइनेंशियल ईयर ही होता है 20-21। बेटा ये फिक्स्ड है और ये ना हर बजट में चेंज होता रहता। ये कहानी ये 4-5 साल हो गए इस 25% को। 16-17 होता था, फिर 17-18, अगर 18-19, 20, 20-21 पर चल रहा है। अगर आपका टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 2021 डज नॉट एक्सीड्स 400 करोड़। सर ये क्या बोल रहा है सर? ये कहने का मतलब है, पहले ये समझो, ये 25% उस पर लग रहा है जो छोटी कंपनियां हैं। और सरकार का छोटी कंपनी बोलने का क्या मतलब है, अगर तुम्हारा टर्नओवर 400 करोड़ या उसके अंदर है, ठीक है, तो तुम छोटी कंपनी हो। और अगर तुम्हारा टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है तो आप बड़ी कंपनी हो, 30% लगेगा। लेकिन आप छोटे हो या बड़े हो, ये डिसाइड कौन से साल को देखकर होगा, 20-21, दैट्स फिक्स्ड। आप मुझे बताइए, मैं अभी कौन से साल में हूँ? अभी 22-23 चल रहा है। मैं एक सवाल देता हूँ आपको, देखना। अभी चल रहा है 22-23। मान के चल लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टर्नओवर 22-23 में 1,000 करोड़ है। 22-23 में अभी चल रहा है। मान लो जब ये साल खत्म होगा, रिलायंस क्या बोलेगी, मेरा टर्नओवर कितना, 1,000 करोड़। लेकिन रिलायंस ने बोला कि मेरा जो टर्नओवर 20-21 का है वो 350 करोड़ का। तो मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द टैक्स रेट
for Reliance Industries Limited for 22-23 25%. आप करंट ईयर में कितना टर्नओवर करो, दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट एनीथिंग. आपके ऊपर 25% लगेगा या आपके ऊपर 30% लगेगा, या आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है जी 20-21 के. और आपका 20-21 का टर्नओवर 350 करोड़ है, कितना हो जाएगा 25%. रिलायंस कह रहा है मेरा इस साल टर्नओवर है 350 करोड़, लेकिन 20-21 में 600 करोड़ था, कितना आ जाएगा बेटा 30%. मैं तो छोटी कंपनी कर रहा हूँ भाई, अब छोटे हो या बड़े हो वो एक साल को डिपेंड करता है 20-21 को. समझ रहे हो सर? अगर कोई कंपनी का 20-21 में टर्नओवर ही ना हो, लाइक दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी, तो 20-21 का टर्नओवर नील. समझ रहे हो? अगर मैं तुम्हें बोलूँ रिलायंस कह रहा है 22-23 में 8,000 करोड़, ठीक है जी, और 20-21 में नील था टर्नओवर, तो रेट कितना लगेगा सर? तो मजे हो गए. इसका मतलब अगले साल हर साल 20-21 ही तो देखना है, हर बजट में चेंज हो रहा है. समझ रहे हो? अभी तो जो भी नई कंपनियां 22-23 में बनी उनको तो फायदा है, 25 मिल जाएगा उनको, लेकिन जब वो अगले साल जाएंगे तो इंडिया में भी बजट आ जाएगा और वो 20-21 को 21-22 कर देते हैं हर साल. तो जैसे मैं तो बता रहा हूँ ना, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो 16-17 भी था एक टाइम पे, 17-18, 18-19, 19-20 ऐसे करके बढ़ता जा रहा. तो ये नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया तो ज़िंदगी भर जो नई कंपनियां भी बन रही हैं उनमें हमेशा 25 रहेगा. समझ रहे हो? सो बेसिकली ये आपका हो गया बच्चे. अच्छा, और सर अगर आप 25 में फॉल नहीं कर रहे हो तो आपका जनरल रेट क्या हो गया जी 30%. मेरा आपसे सवाल, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है? हाँ ठीक है, 25%. हाँ, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा. क्वेश्चन कह रहा है कंपनी, और क्वेश्चन ने टोटल इनकम दे दी, आप कौन सा रेट लगाएंगे? देखो 25 इज अ स्पेसिफिक, इसके पीछे कहानी है कि अगर ऐसे होगा तो. अगर कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन तो चुपचाप आपको कौन सा रेट लगा देना बेटा 30%. समझ रहे हो? इफ नथिंग इज मेंशन्ड एज्यूम 30%. बताइए, क्लियर है? चलिए गुड. तो सर मेरे हिसाब से इसको नोट कर लो बस, और कहानी सेट है बस फिर हमारी. सॉरी. कर लिए बच्चे? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में ना देखो, अभी तक मैंने ना तुमको, चलो मैं कुछ होमवर्क देता हूँ यार. संडे को क्या करोगे तुम, नहीं तो बोर होते रहोगे. होमवर्क दे दो ना कुछ, तो निकाल देना बेटा इनकम के ऊपर टैक्स. 40 लाख की इनकम, 30 लाख की इनकम, 12,70,000 की इनकम, 18 lakhs, 9 lakhs.
ये 72 ईयर्स का है बंदा, 32, 12,70,000 ये फर्म की है। ये HUF की है और ये हो गई जी लोकल अथॉरिटी। ठीक है साहब, ये वाले टैक्स निकाल लोगे ना, फिर अब तुम एकदम डेवलप्ड हो। उसके बाद फिर अब हम लोग सरचार्ज की बात करेंगे सर, सरचार्ज के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन। तो पूरी एक क्लास ना 1.5 घंटे की सरचार्ज की उस पर लगती है। नेक्स्ट क्लास आप जब लोगे ना तो मतलब ये वाला सारा आपको आना ही आना चाहिए, मतलब वो वाली चीज़। ठीक है बच्चों, तो ठीक है साहब, इतना रखते हैं। संडे को भी क्लास व्लास होती है क्या? पढ़ना चाहते हो क्या? हाँ, शरीफ बच्चे हैं अभी बहुत ज़्यादा। कह रहे सर अभी हम बोलना तो चाहते हैं कि नहीं, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ नहीं, अभी तो यार थोड़ा धीरे धीरे करेंगे स्टार्ट, कोई नहीं, मौका लगेगा ऐसा कभी कभी। संडे लगेगा, लंबी क्लासेस हो जाएंगी टैक्स में ना तुम्हारी, 2-2 बैच के अंदर भी चलेगी। 3 घंटा तो मेरे को कराना पड़ेगा, समझ रहे हो। अभी महीना 1.5 महीना थोड़ा 1.5-2 घंटा चलेगा, फिर उसके बाद 3-3.5 घंटा टैक्स चलेगा। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बच्चों, बाय।